नमस्कार, मैं नीलम कुंडल स्वागत करती हूँ आपका अपने इस YouTube चैनल पर। पिछली वीडियो में मैंने आपको राशियों के बारे में, उनके स्वामी के बारे में और ग्रहों की डिग्री के बारे में, हाउसेस के बारे में बताया। आइए जानते हैं हाउसेस के बारे में और ज़्यादा डिटेल से। ये चार्ट है, इसे आपने अपनी कॉपी पर अच्छे से बना लेना है। ठीक है, ये चार्ट जब आप अपनी कॉपी पर बना लोगे तो कोई भी कन्फ्यूज़न अगर आपको होगी तो आप उस कॉपी को खोल कर देख सकते हैं और कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं। ये लगन कुंडली है। ठीक है, ये पहला घर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां। ये घर हमने आपको बताए थे कि ये कभी भी बदलते नहीं हैं, ये पहला घर ही रहता है। ठीक है, ये पहला जो हाउस है ये लगन है, लगन कुंडली इसे बोला जाता है। ये दूसरे घर से हम लाभ देखते हैं। ठीक है, और ये मेहनत का घर है। ये सुख सुविधाओं का घर है। ये ज्ञान का घर है। ये ऋण का, जाए, मृत्यु, इससे मृत्यु दुर्घटनाएं आदि देखा जाता है। ये भाग्य स्थान है। ये कर्म स्थान है। ये आय का और ये व्यय का यानी कि खर्च का, और ये लगन है हमारा पहला हाउस। इस चार्ट को आपने अच्छे से याद कर लेना है और राशियों को भी याद कर लेना है। राशियों के साथ साथ किस राशि के स्वामी कौन से ग्रह हैं वो भी आपने अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ज्योतिष में राशियों का बहुत महत्व है। सिर्फ ग्रह का ही कोई मतलब नहीं है जब तक कि ये ना पता चले कि कौन सा ग्रह किस राशि में पड़ा है। ग्रहों को दो भागों में बांटा गया है, देव ग्रह और दानव ग्रह। पहले मैं यहाँ पर दोबारा से ग्रह लिख देती हूँ, क्योंकि पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको राशियाँ और उनके स्वामी बताया था, तो यहाँ पर दोबारा से मैं मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे। एक दोबारा से वो रिपीट हो जाएगा। सबसे पहले है नंबर 1 पर मेष राशि। यहाँ पे लिख देते हैं स्वामी। मेष राशि के स्वामी कौन है? मंगलदेव। नंबर 2 पर है वृष या वृषभ राशि, जिसके स्वामी है शुक्रदेव। नंबर 3 पर है मिथुन राशि, जिसके स्वामी है बुधदेव। नंबर 4 पर है कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी है चंद्रदेव। नंबर 5 पर है सिंह राशि। सिंह राशि के जो स्वामी है वो सूर्यदेव हैं। नंबर 6 पर है कन्या राशि। कन्या राशि के जो स्वामी है वो बुधदेव हैं। नंबर 7 पर है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी है शुक्रदेव। देखिए, शुक्रदेव को यहाँ पर दो राशियाँ मिली हैं, वृषभ राशि और तुला राशि। वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं। मिथुन जो बुध ग्रह हैं उनको भी दो राशियाँ मिली हैं, मिथुन और कन्या। ठीक है, नंबर 8 पर है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगलदेव। मंगलदेव को भी यहाँ पर दो राशियाँ मिली हैं, मेष और वृश्चिक। नंबर 9 पर है धनु राशि।
धनु राशि के स्वामी हैं बृहस्पति देव अर्थात गुरुदेव। नंबर 10 पर है मकर, जिसके स्वामी हैं शनिदेव। और नंबर 11 पर है कुंभ राशि। कुंभ राशि के भी स्वामी शनिदेव हैं। नंबर 12 पर है मीन राशि, और मीन राशि के भी स्वामी हैं गुरुदेव। तो ये हमारी राशियां हैं और ये राशियों के स्वामी हैं। इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। पिछली वीडियो में मैंने ग्रहों की डिग्री भी बताई थी, ठीक है। जैसे 0 डिग्री से 6 डिग्री तक है बाल अवस्था, जिसका 25% लाभ प्राप्त होता है। 6 डिग्री से 12 डिग्री तक है युवा अवस्था, जिसका 50% परिणाम मिलता है। 12 डिग्री से है 18 डिग्री तक है पूर्ण युवा, जिसका 100% रिजल्ट मिलता है। 18 डिग्री से 24 डिग्री तक है प्रौढ़ अवस्था, जिसका 50% ही रिजल्ट प्राप्त होता है। 24 डिग्री से 30 डिग्री तक होती है वृद्ध अवस्था, जिसका सिर्फ और सिर्फ 25% ही रिजल्ट प्राप्त होता है। ये तो आपने अपनी कॉपी पर अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। रजिस्टर पर इस तरह से नोट कीजिए कि जब भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप इसको देखकर उस कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं। ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है, देवग्रह और दानव ग्रह। यहाँ पर लिखते हैं देवग्रह, यहाँ पर लिखते हैं दानव ग्रह। देवग्रह में आते हैं मंगल देव, चंद्रदेव, सूर्यदेव और गुरु। ये आते हैं देवग्रह में। और दानव ग्रह या पापी ग्रह जिसे बोलते हैं, कई ज्योतिष पापी ग्रह भी इनको बोलते हैं। तो इनमें आते हैं शुक्रदेव, शनिदेव, राहु, केतु। ये देवग्रह की सूची है और ये दानव ग्रह या पापी ग्रह की सूची है। ये जो ग्रह हैं ये आपस में मित्र हैं और ये ग्रह आपस में मित्र हैं। इन चारों की आपस में बनती है, इन चारों की आपस में बनती है, ठीक है। दानव ग्रह और देवग्रह जो हैं ये दोनों आपस में शत्रु हैं, इनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। देवग्रह और दानव ग्रह आपस में शत्रु हैं, इनकी आपस में नहीं बनती। अब ये देवग्रह और ये दानव ग्रह, इनमें भी एक ग्रह मिस है। वो कौन से हैं? बुध देव। अब बुध देव जो हैं, बुध देव की इन सब के साथ मित्रता है, इन सब के साथ बुध देव की मित्रता है। बुध देव की मंगल देव, चंद्रदेव, सूर्य देव के साथ सबके साथ मित्रता नहीं है। बुध देव की मंगल देव और चंद्रदेव के साथ शत्रुता है। यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे कि इनके साथ इनकी बनती नहीं है। ये शत्रु राशि, ये शत्रु ग्रह हैं। बुध देव, मंगल देव और चंद्रदेव के शत्रु हैं, लेकिन शुक्र, शनि, राहु, केतु के साथ बुध देव की मित्रता है। सूर्य के साथ, गुरु के साथ भी इनकी मित्रता है। और शत्रु ग्रह और मित्र ग्रह का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए इसे भी अच्छे से याद करना है। जब ये सब जो अब तक बताया गया है अच्छे से याद हो जाएगा, तभी आपने आगे बढ़ना है। इस वीडियो को 4-6 बार आपने अच्छे से देख लेना है, सुन लेना है, फिर ही आपने अगली वीडियो पर जाना है। अगर आप सीधा इस वीडियो पर आएंगे तो आपको बेसिक पता नहीं चलेगा। जो बेसिक हमने पहली वाली
वीडियो में बताया है। तो मैं बता दूं कि पार्ट 1 में बेसिक बताया गया है, वो आप ज़रूर देखें। ये पार्ट 2 है। ये 12 राशियां हैं और ये 12 ही हाउस है, ये कभी बदलते नहीं हैं, ठीक है। मेष राशि को पहला हाउस मिला है, वृषभ राशि को दूसरा हाउस मिला है, मिथुन राशि को तीसरा हाउस मिला है, ये मिथुन राशि है और ये तीसरा हाउस है। कर्क राशि को चौथा हाउस मिला है, सिंह राशि को पांचवा हाउस मिला है, कन्या राशि को छठवां हाउस मिला है, तुला राशि को सातवां हाउस मिला है, वृश्चिक राशि को आठवां हाउस मिला है, धनु राशि को नौवां हाउस मिला है, मकर राशि को 10वां हाउस मिला है, कुंभ राशि को 11वां हाउस मिला है और मीन राशि को 12वां हाउस मिला है। ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। ये 12 हाउस हैं और ये 12 राशियां हैं। हमने राशियों को अच्छे से समझा, हाउसेस को अच्छे से समझा, ग्रहों को और उनकी डिग्री को अच्छे से समझा, देव ग्रह और दानव ग्रह को हमने अच्छे से समझा। आइए अब जान लेते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का और किस राशि में नीच का होता है। साथ में उनकी डिग्री देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किस ग्रह की डिग्री क्या है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये पहला हाउस है, इसमें सूर्य देव हमेशा ही उच्च के होते हैं। दूसरे घर में चंद्र देव हमेशा उच्च के होते हैं, ठीक है। और राहु देव भी हमेशा दूसरे घर में अच्छा परिणाम देते हैं। और साथ में राहु देव को तीसरा घर भी मिला है, तीसरे घर में भी राहु देव अच्छा परिणाम देते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। चौथे घर में गुरु हमेशा अच्छा रिजल्ट देते हैं। गुरु चौथे हाउस में बृहस्पति देव अगर बैठे हों तो वो सदैव ही उच्च के होते हैं। पांचवा घर खाली है, इसका भी कोई रीजन है। सिक्स हाउस में बुध हमेशा अच्छा परिणाम देते हैं। बुध देव छठे हाउस में हमेशा ही उच्च के होते हैं। सातवें हाउस में जो तुला राशि का है, तुला राशि का हाउस है जो, इस हाउस में शनि देव हमेशा उच्च के होते हैं। राहु और केतु को दूसरा और तीसरा हाउस मिला है। हमेशा ही राहु और केतु के सामने वाला जो हाउस होता है, राहु देव को दूसरा और तीसरा हाउस मिला है। राहु के सामने वाला हाउस जो है वो हमेशा ही केतु देव का होता है। तो केतु देव हमेशा ही 8वें नंबर के हाउस में और 9वें नंबर के हाउस में हमेशा ही उच्च के होते हैं। 10वें घर में मंगल देव हमेशा ही उच्च के होते हैं और अच्छा परिणाम देते हैं। 5वां हाउस खाली है, इसलिए 11वां हाउस भी खाली है। और 12वें हाउस में शुक्र देव हमेशा उच्च के परिणाम देते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं। शुक्र देव 12वें हाउस में, ये ग्रह हमेशा ही इन ग्रहों में अच्छे परिणाम देते हैं, बदलते नहीं हैं। ये बाध्य होते हैं अच्छे परिणाम देने के लिए, उच्च परिणाम देने के लिए बाध्य होते हैं। ये हमने समझ लिया है कि कौन सा ग्रह किस घर में उच्च का है। ये कैसे पता करें कि कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का है, ठीक है। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम पहले सूची बना लेते हैं उच्च जो ग्रह हैं उनकी। उच्च के ग्रह सूर्य, मेष राशि में सूर्य हमेशा उच्च के होते हैं। सूर्य, यहाँ पे ग्रह लिख लेते हैं, ग्रह यहाँ पे लिख लेते हैं उच्च के, यहाँ पे लिख लेते हैं नीच। सूर्य जो देव हैं ये मेष राशि में हमेशा उच्च के होते हैं। चंद्रदेव हमेशा वृषभ राशि में उच्च के परिणाम देते हैं। आगे है राहु देव।
राहु देव को दूसरा और तीसरा 2 घर मिले हैं, तो इन दोनों घरों में राहु देव अच्छा परिणाम देते हैं। 2 राशियां मिली हैं उनको, 2 घर में बैठे हैं तो 2 राशियां, यानी कि दूसरे नंबर पर है वृषभ और तीसरे पे है मिथुन, यानी कि वृषभ में और मिथुन में राहु देव अच्छे परिणाम देते हैं। वृषभ और मिथुन। आगे है गुरु। चौथा हाउस मिला है, चौथे हाउस में है कर्क राशि, यानी कि कर्क राशि में गुरु हमेशा ही उच्च के होते हैं। उसके बाद है बुध, 5वां हाउस खाली है। उसके बाद है बुध। 6वां हाउस है वो कन्या राशि का है। कन्या राशि में हमेशा ही बुध देव उच्च के होते हैं। आगे है 7वां घर। 7वां घर है शनि देव को मिला है। शनि देव हमेशा ही तुला राशि में उच्च के होते हैं, तुला। 8वां मिला है केतु देव को। 8वां और 9वां दोनों ही केतु देव को मिले हैं। 8वें जो घर है और 9वां घर है वो वृश्चिक और धनु का है। तो वृश्चिक और धनु इसमें होते हैं केतु देव हमेशा ही उच्च के। आगे मंगल देव है, 10वें हाउस में मंगल देव हैं। तो मंगल देव किस राशि में उच्च के होते हैं? 10वां हाउस है, 10वीं राशि है मकर, यानी कि मकर राशि में हमेशा ही मंगल देव उच्च के होंगे। 11वां हाउस खाली है, 12वें हाउस में बैठे हैं शुक्र देव। तो शुक्र देव 12वें हाउस में है। 12वां हाउस मीन राशि का है, यानी कि मीन राशि में शुक्र देव हमेशा ही उच्च के होते हैं। ये हमारी उच्च की राशियां निकल आई हैं, ठीक है। अब हमने नीच की राशि निकालनी है कि किस राशि में सूर्य देव नीच के हैं, चंद्र देव किस राशि में नीच के हैं, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है कि सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती है। इसके अलावा 2 दृष्टियां कुछ ग्रहों की एक्स्ट्रा होती हैं, लेकिन हमने यहाँ पे नीच ग्रह निकालना है तो पहले हम 7वीं दृष्टि को समझेंगे, ठीक है। जो ग्रह जिस राशि में बैठा है उस राशि में वो उच्च का है, उसके सामने जहाँ उसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है उस घर में, उस राशि में वो ग्रह नीच का हो जाता है। देखिए जैसे कि ये सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव मेष राशि में उच्च के हैं, यहाँ बैठे हैं सूर्यदेव इस राशि में उच्च के हैं, तो इनकी 7वीं दृष्टि जहाँ पड़ रही होगी उस राशि में वो नीच के होंगे। तो गिनना यहीं से शुरू करना है, 1 2 3 4 5 6 7। 7वां हाउस जहाँ पर सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है वो राशि में सूर्यदेव हमेशा ही बुरे परिणाम देंगे क्योंकि वो नीच के हो जाते हैं। तो 7वां हाउस किसका है? यहाँ से देखिए 7वां हाउस है तुला राशि का। तो तुला राशि में हो गए सूर्यदेव नीच के, ठीक है। आगे है चंद्रदेव, यहीं से गिनना शुरू करना है। चंद्रदेव को ये राशि ये हाउस मिला है तो यहीं से गिनना शुरू करना है। तो चंद्रदेव की जहाँ 7वीं दृष्टि पड़ रही है उस राशि में चंद्रदेव नीच के हो जाएंगे। यहीं से गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 8वें घर में चंद्रदेव की दृष्टि पड़ रही है। तो 8वां घर किसका है? वृश्चिक राशि का। तो इसका अर्थ ये हुआ कि चंद्रदेव वृश्चिक राशि में हुए नीच के। वृश्चिक राशि में चंद्रदेव हुए नीच के। अब राहुदेव को 2 हाउस मिले हैं, दूसरा और तीसरा। तो राहुदेव की दृष्टि 7वीं जिस घर में पड़ रही है, एक तो हो गई वृश्चिक, तीसरे घर के अनुसार किस घर में उनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है, यहीं से गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 9वें घर में। तो 9वां घर किसका है? धनु राशि का। तो इसके अनुसार धनु राशि में उनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो वृश्चिक और धनु राशि में चंद्रदेव राहुदेव हमेशा ही नीच के होंगे।
वृश्चिक में और धनु में। आगे है गुरु। गुरु को चौथा हाउस मिला है ना, चौथे हाउस में गुरु हमेशा उच्च के होते हैं। तो चौथे हाउस में उनका उच्च है तो किस स्थान में वो, किस हाउस में वो नीच के होंगे, यहीं से गिनना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 10वें हाउस में गुरु बृहस्पति हमेशा ही नीच के होंगे और बुरे परिणाम देंगे। तो 10वां हाउस किस राशि को मिला है? मकर को। तो मकर राशि में बृहस्पति देव हुए नीच के। आगे है बुध देव। बुध देव को मिला है छठा हाउस। ठीक है, छठे हाउस में बुध देव हमेशा ही अच्छे परिणाम देते हैं। यहीं से गिनना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो 12वां हाउस किसे मिला है? मीन राशि को। मीन राशि में बुध देव हमेशा ही बुरे परिणाम देंगे। उसके बाद है शनिदेव। ठीक है, शनिदेव तुला राशि में उच्च के हैं। तो 7वीं दृष्टि शनिदेव की जहाँ पर पड़ेगी उस राशि में शनिदेव हमेशा ही बुरे परिणाम देंगे, उच्च के नहीं होंगे, नीच के हो जाएंगे। यहीं से गिनना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि मेष राशि में शनिदेव हुए नीच के, क्योंकि मेष राशि को पहला हाउस मिला हुआ है। आगे है केतु देव। केतु देव को 8वां और 9वां 2 हाउस मिले हैं। यहीं से गिनना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर केतु देव की 7वीं दृष्टि सेकंड हाउस पर और थर्ड हाउस पर पड़ रही है। तो दूसरा हाउस और तीसरा हाउस किसका है? वृषभ राशि और मिथुन राशि का। ठीक है, तो वृषभ और मिथुन में हो गए केतु देव नीच के। आगे है मंगल देव। मंगल देव मकर राशि में है उच्च के। तो 7वीं दृष्टि इनकी जहाँ पड़ रही होगी वहाँ वो हो जाएंगे नीच के। यहीं से गिनना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। चौथा हाउस है कर्क राशि का। तो कर्क राशि में मंगल देव हो गए नीच के। ठीक है, तो आगे है शुक्रदेव। शुक्रदेव 12वें हाउस में उच्च के होते हैं। तो यहीं से गिनना शुरू करेंगे। जहाँ इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही होगी वहाँ वो हो जाएंगे नीच के। 1 2 3 4 5 6 7। छठे हाउस में शुक्रदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो छठा हाउस किसका है? कन्या राशि का। तो कन्या राशि में हो गए नीच के। इस तरह से उच्च का और नीच का ग्रह पता लगाया जाता है, किस राशि में कौन सा ग्रह उच्च का है और किस राशि में कौन सा ग्रह नीच का है। ये कभी भी नहीं बदलता है। आप जितनी भी कुंडलियां देखेंगे उनमें ये कभी नहीं बदलेगा। उन सब में यही होगा कि यहाँ मेष राशि में अगर सूर्य देव बैठे हैं तो वो हमेशा ही उच्च के होंगे, लेकिन अगर तुला राशि में सूर्य देव बैठे हैं तो वो हमेशा ही नीच के होंगे। ये कभी नहीं बदलता है। इसको आप अच्छे से कॉपी पर या रजिस्टर पर अच्छे से नोट कर लीजिए। ये जो चीज़ें हैं ये कभी नहीं बदलती हैं। मैंने आपको बोला था कि ये ग्रहों की 7वीं दृष्टि है। 7वीं दृष्टि के अनुसार उच्च और नीच हमने पता लगाया। 7वीं दृष्टि के अलावा भी कुछ ग्रहों की 2 दृष्टियां एक्स्ट्रा होती हैं। अब उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले है गुरु यानी कि बृहस्पति। गुरु यानी बृहस्पति, राहु और केतु। राहु केतु, इनके पास गुरु राहु और केतु के पास 7वीं दृष्टि के साथ साथ 2 डिग्रियां 5वीं और 9वीं एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 7वीं 5वीं और 9वीं। गुरु राहु और केतु के पास 7वीं दृष्टि के अलावा 5वीं और 9वीं दृष्टि एक्स्ट्रा है। अब 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि देखने के लिए क्या करना है? जिस ग्रह में, जैसे मान लो यहाँ पर राहु देव बैठे हैं तो यहीं से गिनना शुरू करना है 5वीं दृष्टि देखने के लिए कि उनकी 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है। 1 2 3 4 5, यानी कि तुला राशि में भी
राहु देव की 5वीं दृष्टि पड़ रही है, तो जब राहु देव की अंतर्दशा या महादशा आएगी तो राहु देव इस ग्रह के साथ साथ इस ग्रह को भी एक्टिवेट कर देंगे। जैसे बृहस्पति देव, मान लो कि इस हाउस में बृहस्पति देव बैठे हैं, इस हाउस में फर्स्ट हाउस में बृहस्पति देव बैठे हैं, तो उनकी 5वीं और 9वीं दृष्टि देखने के लिए यहीं से गिनने शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इस घर में भी उनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी, तो इस घर को भी एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे 7वीं दृष्टि पड़ रही है और 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5, ये 5वीं दृष्टि यहाँ, 7वीं दृष्टि यहाँ, 9वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि बृहस्पति देव अगर इस राशि में बैठे हैं तो उनकी 5वीं दृष्टि यहाँ, 7वीं यहाँ और 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो इस घर के साथ साथ ये 3 घर भी एक्टिवेट हो जाएंगी। तो जब गुरु की दशा या महादशा अंतरदशा जो भी आएगी तो इन घरों को भी वो एक्टिवेट करेंगे, तो इन घर का भी कोई ना कोई असर व्यक्ति के जीवन पर जरूर पड़ता है। आगे है मंगल देव। मंगल देव के पास भी 2 दृष्टियां एक्स्ट्रा हैं, 7वीं, 4थी और 8वीं। 7वीं दृष्टि अगर मान लो कि मंगल देव यहाँ बैठे हैं तो इस घर के साथ साथ वो चौथे घर को 1 2 3 4, चौथा घर ये और 8वां घर ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इस घर के साथ इस घर को और इस घर को भी वो एक्टिवेट करेंगी। 7वां घर तो ये है ना, 7वीं दृष्टि उनकी यहाँ पड़ रही है, इस घर के साथ ये घर और ये घर भी एक्टिवेट हो जाएंगे। ऐसे ही शनिदेव, शनिदेव के पास 7वीं दृष्टि के साथ साथ तीसरी और 10वीं दृष्टि भी है, तीसरी और 10वीं दृष्टि उनकी एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो इनको भी गिनने का तरीका यही है, जैसे यहाँ पर मान लो कि इस हाउस में शनिदेव बैठे हैं, तो शनिदेव इस घर को एक्टिवेट करेंगे जब इनकी महादशा या अंतरदशा आएगी। इसके साथ साथ वो तीसरे घर को भी एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि वो तीसरी दृष्टि उनकी जहाँ पर पड़ रही है, तो तीसरा घर कौन सा होगा, यहीं से गिनना शुरू करेंगे। 1 2 3, इस घर को एक्टिवेट किया। 7वें 10वें घर को यहीं से गिनना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस घर के साथ ये घर भी एक्टिवेट हो जाएगा। इस तरह से दृष्टियां देखी जाती हैं। एक बार फिर से जानते हैं, बृहस्पति राहु और केतु के पास 7वीं 5वीं और 9वीं दृष्टि है। मंगल देव के पास 7वीं दृष्टि के अलावा चौथी और 8वीं दृष्टि है। शनि देव के पास 7वीं, तीसरी और 10वीं दृष्टि है। जहाँ पर इनकी दृष्टियां पड़ रही होंगी, इन राशि ग्रहों की जिस घरों में दृष्टियां पड़ रही होंगी उस घर को भी वो एक्टिवेट कर देते हैं। जब कुंडली देखी जाती है तो कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है ये देखा जाता है, उस ग्रह की डिग्री क्या है, उस ग्रह की 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है, अगर उस ग्रह के पास एक्स्ट्रा दृष्टि है तो वो एक्स्ट्रा दृष्टि कहाँ पड़ रही है, ये सब देखा जाता है। लेकिन ग्रह की डिग्री देखना बहुत ज़रूरी है, उसमें पावर है या नहीं है, वो योग कारक है या मारक है, यानी कि अच्छे परिणाम देने वाला है या बुरे परिणाम देने वाला है, ये सब देखना होता है। वो ग्रह शत्रु ग्रह है या मित्र ग्रह है ये भी देखना होता है। उस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है या नहीं चल रही है ये भी देखना होता है। किस महादशा में कौन सी अंतर्दशा चल रही है ये भी देखना जरूरी होता है। तो ये सब चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको बताया महादशा, ठीक है, वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने पहले पार्ट में आपको ग्रहों के साथ साथ नक्षत्र के बारे में भी कुछ कहा था, अगर आपको याद होगा तो। नक्षत्र का स्थान ज्योतिष में बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि नक्षत्र कितने होते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। उन 27 नक्षत्रों के भी स्वामी होते हैं। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं नक्षत्र, ठीक है।
27 नक्षत्र होते हैं। नंबर 1 अश्विन, नंबर 2 पर है भरणी, नंबर 3 कृतिका, नंबर 4 रोहिणी, नंबर 5 मृगशिरा, नंबर 6 पर है आर्द्रा, नंबर 7 पर है पुनर्वसु, नंबर 8 पर है पुष्य, नंबर 9 पर है अश्लेषा। ये 9 नक्षत्र हैं। नंबर 10 पर है मघा, नंबर 11 पर है पूर्व फाल्गुनी, नंबर 8 पर है उत्तर फाल्गुनी, नंबर 9 10 11 12 नंबर 13 पर है हस्त, चित्रा, नंबर 14 पर है चित्रा, नंबर 15 पर है स्वाति, नंबर 15 पर है विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रावण, घनिष्ठ, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। यहाँ पर लिख देते हैं स्वामी। ठीक है, अश्विन, मघा और मूल के स्वामी हैं केतुदेव। भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ के स्वामी हैं शुक्रदेव। आगे है सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव, राहुदेव, बृहस्पति अर्थात गुरुदेव, शनिदेव और बुधदेव। जिस नक्षत्र में जन्म होता है उस नक्षत्र के स्वामी ये होते हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र में किसी बालक का जन्म हुआ है तो उसके स्वामी ग्रह कौन से होंगे? केतुदेव। अगर किसी का रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो उसके स्वामी होंगे चंद्रदेव। ठीक है, इस तरह से नक्षत्रों के स्वामी होते हैं। ठीक है, ये आपने अच्छे से समझ लिया कि ये नक्षत्रों के स्वामी होते हैं। अब जैसे कि इनकी महादशा हमने निकालनी है कि किस ग्रह की महादशा चल रही है। तो जैसे मान लो कि रेवती नक्षत्र में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो रेवती नक्षत्र के अनुसार बुध ग्रह की महादशा चलेगी। ठीक है, वो बात अलग है कि बुध ग्रह में अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है, लेकिन सबसे पहले तो रेवती नक्षत्र में जब जन्म हुआ है तो बुध ग्रह की ही महादशा चलेगी और बुध ग्रह में अंतरदशा भी पहले बुध की ही चलती है। इसी तरह से अगर भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो शुक्रदेव की महादशा मानी जाती है। रेवती में हुआ तो बुधदेव की मानी जाती है। मान लो जन्म
स्वाति नक्षत्र में हुआ है तो महादशा किसकी हुई? राहु देव की। ठीक है। अब इन ग्रहों की महादशाएं जो होती हैं वो कितने समय के लिए होती हैं वो भी यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको आसानी रहेगा याद रखने में। केतु देव की जो महादशा होती है, यहाँ पर लिख देते हैं पहले महादशा। ठीक है। महादशा में अंतरदशा वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, पहले महादशा देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले है केतु देव। केतु देव की जो महादशा होती है वो 7 वर्ष के लिए होती है। शुक्र देव की जो महादशा है वो 20 साल के लिए होती है, 20 वर्ष। ठीक है। चंद्रदेव की महादशा 10 वर्ष के लिए। मंगल देव की भी महादशा जो है वो 7 वर्ष के लिए ही होती है। जैसे केतु देव की महादशा 7 वर्ष है, मंगल देव की भी महादशा 7 वर्ष के लिए होती है। ठीक है। आगे राहु देव की महादशा 18 वर्ष के लिए होती है। गुरु की जो महादशा है वो 16 वर्ष। शनि की 19 वर्ष। शनि देव की महादशा चलती है 19 वर्ष के लिए। शनि देव जो है वो न्याय प्रिय ग्रह है। बुध देव की अंतरदशा महादशा 17 वर्ष के लिए होती है। अब जैसे मान लो कि अनुराधा नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ है तो उसकी महादशा जो है वो शनि देव की चलेगी। शनि देव की महादशा जो है वो 19 वर्ष के लिए होती है। शनि देव की जब महादशा चलेगी तब इसमें अंतरदशा भी पहले शनि देव की ही चलती है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम बताती हूँ मैं आपको कि जैसे मान लो कि 19 वर्ष 19 वर्ष अगर चल रही है महादशा तो जब बच्चे को 20वां वर्ष लगेगा तब उसकी महादशा, देखिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि किसी बच्चे की अनुराधा नक्षत्र के हिसाब से उसकी महादशा चल रही है शनि की, तो शनि की जो महादशा है वो 19 सालों के लिए है। तो 19 साल जब हो जाएंगे बच्चे को, जब 20वां साल होगा तब बुध की महादशा शुरू हो जाएगी। इसी तरह से महादशाओं का समय चलता है। इसके साथ ही ये भी देखा जाता है कि किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, उस नक्षत्र का कितना समय बीत चुका है। जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है उस नक्षत्र का कितना समय बीत चुका है ये भी देखा जाता है। जो शेष समय उस नक्षत्र का बच जाता है वही आगे काउंट होता है। तो जो बचा हुआ समय होता है उसे बच्चे को अपने जीवन में भोगना होता है। जिस नक्षत्र का थोड़ा सा भाग बीत चुका है, थोड़ा सा भाग शेष बचा है, उसे भुक्त भोग्य महादशा के नाम से जाना जाता है। जैसे केतु की महादशा 7 वर्ष के लिए चलती है। ठीक है। तो जन्म के समय कितना समय राहु का नक्षत्र का शेष बचा है ये देखा जाता है। महादशा में अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है ये भी देखा जाता है। अगर सूर्य में महादशा चलेगी तो अंतरदशा सूर्य की ही चलेगी। अगर राहु की महादशा चल रही है तो अंतरदशा भी राहु की ही चलेगी। जैसे 2008 में किसी की महादशा शुरू हुई है तो 18 साल के लिए राहु की महादशा चलेगी। तो इन 18 सालों में किस किस ग्रह की अंतरदशा आएगी कुंडली में ये भी बताया जाता है। तो जब कुंडली देखी जाती है तब ये देखा जाता है कि किस ग्रह की महादशा चल रही है, उस महादशा में किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है और वो आगे कितने समय तक चलेगी। जैसे कि राहु की महादशा 2008 में शुरू हुई तो 18 साल तक के लिए चलेगी, मतलब कि 2026 तक राहु की महादशा चलेगी। इस महादशा में
2021 तक चल रहा है। तो देखा जाएगा कि 2021 में किस ग्रह की अंतर्दशा है और वो अंतर्दशा, तो ये देखा जाता है कि वो महादशा में अंतर्दशा कितने वर्षों के लिए है। इस तरह से महादशा और अंतर्दशा देखी जाती है। अब जैसे महादशा होती है, अंतर्दशा होती है, इनके अलावा भी कुछ दशाएं होती हैं जो कम समय के लिए होती हैं। जैसे महादशा वो लंबे समय के लिए होती है, अंतर्दशा वो उससे कम समय के लिए होती है। प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशाएं भी जीवन में चलती हैं, जिसके हिसाब से व्यक्ति को अलग अलग परिणाम अपने जीवन में मिलते हैं। लंबे समय के लिए चलने वाली महादशा होती है, अंतर दशा कुछ समय के लिए चलती है। प्रत्यांतर दशा जो है, यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ ताकि आप लिख लो। महादशा लंबे समय तक चलने वाली दशा को महादशा कहते हैं। महादशा में किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है वो देखा जाता है अंतर्दशा, जो कुछ सालों के लिए होती है। इसके बाद है प्रत्यांतर दशा। प्रत्यांतर दशा जो है वो कुछ महीनों के लिए ही होती है, जैसे 2 महीने 3 महीने इस तरह से। आगे है सूक्ष्म दशा। सूक्ष्म दशा जो कुछ दिनों के लिए होती है, 10-15 दिनों के लिए ही सूक्ष्म दशा होती है। और उसके बाद होती है प्राण दशा। इसका योग, प्राण दशा का योग 1 दिन 2 दिन के लिए ही बनता है, ज़्यादा समय के लिए नहीं बनता है। इस तरह से ग्रहों के बदलने पर जीवन में अच्छा या बुरा फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। महादशा किसी भी ग्रह की चले, सभी ग्रहों की किसी न किसी दशा के रूप में, महादशा किसी भी ग्रह की चले, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा के रूप में किसी न किसी तरह से सभी ग्रह आपके जीवन पर कोई ना कोई प्रभाव डालते हैं, जिस वजह से कभी लाभ का योग बन जाता है तो कभी दुर्घटना बीमारी का योग बन जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।